जेबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं 8वीं क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैथ के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी को पता होगा 10 मई को 8वीं क्लास का एग्जाम होने वाला है और ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए देखिए सेशन को। अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। और इसको हम एक सीरीज के रूप में लेकर चलेंगे, प्रतिदिन इसका कुछ न कुछ क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसी के तहत आज हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं परिमेय संख्या का है। ये चैप्टर हम 2-3 पार्ट में जितना होगा संभव करेंगे, कम से कम 2 पार्ट लग ही जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर को लेकर चलेंगे जो सिलेबस में है। तो देखते हैं परिमेय संख्या है, पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लो कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखे वो परिमेय संख्या होता है, जहाँ q = नॉट जीरो। मतलब जिनको भी हम p/q के रूप में लिखे वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया, p/q हो गया। जैसे 3/5 है, ये क्या हो गया, p/q हो गया। तो जो इस फॉर्म में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, q = नॉट जीरो। ये था परिमेय संख्या के बारे में। अब इसका पहला प्रश्न जो है यहाँ लिखा हुआ है 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन लिखने नहीं लिखे सबों में, इसका ऑप्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। इसका पहले हम कुछ ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको डिटेल्स करेंगे कि योज्य प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। तो पहला प्रश्न क्या था कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम लोग किसको कहते हैं, समझना। जैसे मान लिया जाए 3 है, तो 3 में हम क्या जोड़े, 3 में हम क्या जोड़े जो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। जैसे 3 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 4 हो जाता है। ये 1 जो है ये 3 का योज्य प्रतिलोम नहीं है। योज्य प्रतिलोम कौन इसका होगा, जिसको जोड़ने के बाद वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 3 में अगर हम -3 को जोड़ देते हैं तो 0 हो जाता है। अब बोलेगा 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -5, क्योंकि 5 और -5 को ऐड करते हैं ये 0 हो जाता है। फिर हमको बोलेगा कि -6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो +6, क्यों, क्योंकि -6 + 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो हम लोग का था ये था कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 16/-24 है ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 16/24 जो है क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है। ऑप्शन क्या है, 2/3, 2/3, 3/2 जो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले हमको क्या करना होगा, मानक रूप में लिखना होगा, उसको पहले कटाना होगा, छोटा करना होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले इसको कट करेंगे। यदि हम 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल 12 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 3 बार में, यानी कि 16/-24 जो है वो 2/-3 में चेंज हो गया। तो अब हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम 16/24 नहीं लिखेंगे, हम इसको ऑप्शन को पहले ही देख लेंगे। और ऑप्शन में इसका जो फॉर्म आया वो इस फॉर्म में आ गया, -2/3 में। तो -2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में 2/3। इसको हम टिक कर देंगे बी नंबर को। इसके बाद यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ये था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखो बच्चों यहाँ पे सभी को ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें हमको समय का बर्बादी लगा। समझने के लिए ऑप्शन का फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। ये तो सभी को जानते हैं कि एग्जाम में ऑप्शन वाला प्रश्न आता है, 4 में 1 हमको जवाब देना, वहां पे जाकर पहले सीख लेंगे। जहां आवश्यकता होगा कि समझाने के लिए ऑप्शन का जरूरत है वहां पे ऑप्शन लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। हमको पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है।
तो सबसे पहले जैसे इसमें हम लोग को योज्य प्रतिलोम बोला था, तो पहले योज्य प्रतिलोम समझे। योज्य प्रतिलोम कहते किसको है। अब यहाँ पर क्या है कि प्राकृत संख्या कौन होगा, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है वो जानना होगा। ठीक है, तो समझेंगे प्राकृत संख्या, और इसमें हम साथ में पूर्ण संख्या भी समझा देने का अगला प्रश्न में जरूरत है। एक संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, आगे प्लस में सब पढ़ते हैं और पीछे माइनस में, ये सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा तभी जान जाएंगे। ठीक है, ये पूरी संख्या रेखा में पूरी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में कौन आते हैं, ये माइनस वाला भी प्लस वाला भी। ठीक है, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या। अगर हम 0 से गिनती को स्टार्ट करेंगे, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनलिमिटेड चलेगा, वो सारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसके बाद 1 से जब शुरू करेंगे, ये क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। मतलब लोग क्या समझे कि अगर हम 0 से गिनती को स्टार्ट कर दें तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और अगर हम 1 से स्टार्ट कर दें तो वो क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे पहला प्राकृत संख्या ही सबसे छोटी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। फिर बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर देखिए अगला प्रश्न जो 4 नंबर है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट ही है। इसमें बोला आज की बार कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब हमको यहाँ फिर समझना होगा भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ये समझना होगा। भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या वो होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य का क्या होता है, जिसका 2 ही गुणनखंड हो। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम अभी 4 की बात करें, तो 4 जो है किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा और 4 से। अगर हम यहाँ पे अभी 6 की बात करें, 1 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से, 6 से। लेकिन अगर यदि यहाँ पर हम अभी आप बात करते हैं हम 3 का, ये किससे डिवाइड लगेगा, ये 1 से और 3 से। 2 का बात करें 1 से और 2 से। 11 का बात करें तो 1 से 11 से। हम दोनों में क्या डिफरेंस रखते हैं कि इसमें जो संख्याएं हैं, इसका कई गुणनखंड हो सकता है, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड लग सकता है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबका 2 ही तो आ रहा है। तो ये जिसमें 2 से ज़्यादा हो जाता है ये भाज्य कहलाता है, और जिसका 2 ही होता है वो अभाज्य कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुआ, तो सबसे पहला जो भाज्य संख्या है वो 4 है। क्यों, क्योंकि 2 भी देख लो यहाँ पे अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो पहला 4 ना हो गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। इसके बाद अब क्या बोला है, इनमें से कौन योज्य तत्समक है। अब हमको बताना है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया, 1 4 0, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कौन होता है जो योज्य तत्समक होता है। फिर यहाँ पूछा इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, 1 0 कौन है जो गुणात्मक तत्समक है। तो अब हम नया कॉन्सेप्ट जो समझेंगे कि यहाँ वो क्या समझेंगे, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये क्या होता है। तत्समक पहले समझेंगे। तत्समक क्या होता है, तत्समक वो होता है कि फिर से उसको उतना ही लाकर छोड़ दे, वो क्या कहलाएगा, तत्समक। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा 5 वर्ष का है, ठीक है, और 5 वर्ष में उसका हाइट कितना है, उसका हाइट 7 फीट है। 7 फीट तो हो नहीं सकता है, सॉरी, 5 साल का बच्चा जो भी होगा, मान लेते 3 फीट का हो जाए। ठीक है, मान लिया जाए कोई बच्चा 5 साल में 3 फीट का है, ध्यान से समझेंगे तत्समक। ठीक है, तो हम लोग कहानी सुन रहे थे। कहानी क्या था कि अगर 5 साल का बच्चा मान लिया 3 फीट का है, और फिर उसका एज जब 10 वर्ष हो जाए तो फिर से वो 3 फीट ही रह जाएगा, तो हम क्या समझेंगे, वो तत्समक हो गया उसका। तत्समक वो होता है कि जो उसी रूप में लाकर छोड़ दे फिर से। ठीक है, अब यहाँ हम लोग के सामने जो है 2 प्रकार का तत्समक है।
इसको जो नोट करेंगे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। फिलहाल हम समझाने के लिए अगला को इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। तो आप समझेंगे कि तत्समक तुम लोग जान गए कि वही करके छोड़ दे। अब दो प्रकार का योज्य तत्समक और गुणात्मक। तो योज्य तत्समक का मतलब ये हुआ कि उसमें जोड़ने के बाद फिर वापस वही आ जाए। जैसे मान लिया जाए 3 में अगर यदि हम 0 को जोड़ें तो वापस क्या आएगा, 3 ना आएगा। अगर 5 में 0 को जोड़ें तो वापस क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है ना वो क्या है, योज्य तत्समक है। 0 क्या है, योज्य तत्समक। और उसी प्रकार सेम कहानी, अगर यदि हम 8 को 1 से गुना कर दें 8 आ जाएगा। अगर हम 99 को 1 से गुना कर दें 99 आएगा। मतलब एक जो है क्या करता है, वो गुना करने के बाद फिर वापस वही लाकर छोड़ देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक। 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक। चलिए अब क्या समझना है, इसको टिक कर देना है। इनमें से कौन योज्य तत्समक है तो 0 और कौन गुणात्मक तत्समक है तो 1। अब जो 8वां नंबर प्रश्न है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो फिर समझ लेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अभी हम लोग कुछ साल पहले पढ़े थे गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या था, जो वापस वही ला दे। अब प्रतिलोम क्या होता है, जो उल्टा कर दे आपकी बात। जैसे 3/2 है, मान लिया जाए हम इसको ऐसा चीज से गुना करें कि ये वापस 1 आ जाए। 2/3 को ऐसा चीज से गुना करें कि वापस क्या आ जाए, 1 आ जाए। उसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 2/3 अगर हम 3/2 लिख लेते हैं यहाँ पे तो 2 कट जाएगा, 3 कर जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमको 5/6 दिया है तो 6/5 कर दें तो 6 कटेगा, 5 कटेगा, 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमको बोलेगा कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 होगा। अगर हमको बोलेगा 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। अगर हमको बोलेगा 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 होगा। अगर हमको बोलेगा 8/9 का क्या होगा तो 9/8 हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट, ऐसा भिन्न जिससे गुना करने में वो क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो अब देखेंगे यहाँ पे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो 1/7। क्यों, क्योंकि 7 और 1/7 को गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद -5/9 का योज्य प्रतिलोम। फिर वापस आ गए पहली दुनिया में। देखना बच्चों, यहाँ योज्य प्रतिलोम लिख दिया। योज्य प्रतिलोम क्या था, इसको गुना करने के बाद 0 जोड़ने के बाद 0 आ जाए। जब 3 का लिखे थे -3, 8 का -8। वैसे यहाँ पे -5/9 का क्या होगा, 5/9, क्योंकि उसको जोड़ेंगे दोनों को 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5/6 का योज्य प्रतिलोम तो माइनस में लिख देंगे, -11 का तो 11 लिख देंगे। अब आगे बोलता है कि 0 एक संख्या है। 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या वो होता है जो फ्रैक्शन में रहता है p/q के रूप में। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ये प्राकृत संख्या तो होगा नहीं 0, और परिमेय संख्या तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 1 डाल देंगे, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर है -8/sin 21/12 इक्वल टू क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे 8/7 21/12 है। 21/12 दिया है तो बाकी क्या रह गया, 8/7 बाकी रह गया माइनस। बिना सोचे समझे इसको डाल देंगे ऐसे ही। ऐसे इसका नियम होता है व्युत्क्रम, कुछ एक व्युत्क्रम वाला नियम है, लेकिन उसको यहाँ नहीं समझेंगे। यहाँ डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे इसको कि जो वाला बाकी था वो डाल देंगे। अब यहाँ वो 11/24 को किसके साथ हम यहाँ क्या डिवाइड कर दें जो -11/15 आ जाए। इसको थोड़ा हम लंबा करके बताते हैं, जो कि भविष्य में भी उसका काम लगेगा लंबा करके बनाने वाला का। तो यहाँ पर हमारा 11/24 है, इसको हम क्या करेंगे, हम x से डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे -11/15। अब हम सभी को पता है कि डिवाइड को गुना बदलने से बदल जाता है, पलट जाता है, 1/x हो जाता है। इधर 11/15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 11 गुना 1 करेंगे, 11 x गुना 24, 24x 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x से ये 11 में गुना हो जाएगा, तो ये 15 से 11 में।
ये 11 काट देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 15, ये 24 बार में चला जाएगा। 3 का टेबल में 5 बार में 8 बार में, यानी कि 5/8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, वो भी माइनस के साथ, तब 11/15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो में मेरा यहीं तक रहेगा, फिर हम अगले पार्ट में इसका आगे लेकर आएंगे। बस इसी को फिलहाल देखना है और अच्छे से इसको नोट करके रखना है और रिवाइज करते रहना एग्जाम तक। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।